Hello everyone, welcome to AJ classes. Today, as you can see from the board, we will be trying to complete or start the portion which we left over after doing the fifth video. Due to some circumstances of my health issues, I was unable to continue with the Indian polity chapter which comes with the PDF. You can check it on the description box and the given below. Okay. Today we will be doing 20 most important questions. So without wasting any further time, let's move on to the first question. जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है, who has described the DPSP and fundamental rights as the conscience of constitution. conscience of constitution बोलते हैं एक शख्स जिन्होंने डिस्क्राइब किया DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स को, conscience of constitution, जिनका नाम है ग्रैनविल ऑस्टिन. ये सब जो क्वेश्चन है ये मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये काफ़ी डेप्थ वाला क्वेश्चन है. ये नहीं वन लाइनर में आप कभी सुनेंगे ही नहीं. ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए, 10 ईयर्स का प्रीवियस ईयर्स भी देख सकते हैं. बहुत सारे जितने सारे भी बुक है आप देखिए, ये क्वेश्चन आपको मेंस के ही बुक्स में मिलेंगे या क्वेश्चन आंसर्स में मिलेंगे क्योंकि ये काफ़ी अंदर से जो डेप्थ रीडिंग जैसे कि मैं किया हूँ वैसे करेगा तभी उसको मिलेगा. He will come across this type of questions. Okay, so next question बोला in the national flag what does green color refer? Most of us we think that green color मुस्लिम का कलर है, खैर, और सैफ्रॉन कलर हिंदू का कलर है. ऐसा कोई बात नहीं है. ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है फेथ एंड फर्टिलिटी को, फेथ एंड फर्टिलिटी, जो कि इंडिया काफ़ी फर्टाइल ग्राउंड है. हम लोग जानते हैं ये देश की धरती सोना उगले. वी नो फ्रॉम दैट सॉन्ग ओनली दैट द देश इज़ वेरी फर्टाइल. ओके, तो ग्रीन कलर बोलता है फेथ एंड फर्टिलिटी. आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हम लोगों को बाकी जो 3 कलर और है वो क्या रिप्रेजेंट करता है. सैफ्रॉन, वाइट एंड ब्लू, द अशोकन चक्रा. ठीक है, ये सब क्या रिप्रेजेंट करता है. हु फाउंडेड द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया? तो ये हमारे भीमराव अंबेडकर साहब हैं, BR अंबेडकर. इस क्वेश्चन का आंसर है BR अंबेडकर. काफ़ी फेमस पर्सनालिटी अलॉन्ग विथ गांधी जी. इन्होंने भी काफ़ी प्रोटेस्ट किया है फॉर लोअर कास्ट पीपल के लिए, है ना. हम लोग पढ़ते हैं, इनका काफ़ी नाम है. नेक्स्ट जो है फोर्थ, लेंथीएस्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर ये लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पूछता तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वी ऑल नो, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का होता है, छोटा USA का होता है, नहीं UK का होता है. मतलब वहाँ कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. यहाँ बोल रहा है लेंथीएस्ट अमेंडमेंट. तो हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे अमेंडमेंट देखा है. तो अभी ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है 42nd अमेंडमेंट. इस 42nd अमेंडमेंट में काफ़ी सारे चीज़ को चेंज करने का लाया गया था, इसीलिए इसको कभी कभी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे भी क्वेश्चन में आता है. विच अमेंडमेंट इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. ये क्वेश्चन में भी आता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं, तो 42nd अमेंडमेंट को बोलते हैं. इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस आया था. तो नेक्स्ट हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 बोला विच कमीशन वॉज फॉर्म्ड इन 1983 to recommend the relationship and balance of power between center and state. तो ये जो कमीशन लॉन्च हुआ था, हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाले कीवर्ड को देखते हैं और कमीशन का नाम हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये सरकारिया कमीशन है. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. मैक्सिमम टाइम ये वाला क्वेश्चन रिपीट करता है. जब भी आप इन 2 कीवर्ड्स को देखें तो आप रिलेशनशिप भी देख लेंगे और ये 2 कीवर्ड्स को मैं बोलूँगा कि अगर आप ध्यान में रख लें तो हमेशा सरकारी कमीशन ही आंसर होता है. रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हु इज़ लीगली कॉम्पिटेंट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू डिक्लेयर वार और कंक्लूड पीस. काफ़ी ईजी है क्वेश्चन है. प्रेसिडेंट ही होता है क्योंकि वही सुप्रीम पावर ऑफ द लैंड, एयर एंड अलग अलग जगह, वाटर का भी होता है. ठीक है, सुप्रीम पावर जो होल्डर होता है वो प्रेसिडेंट होता है, इसलिए वो डिक्लेयर वार भी कर सकता है और पीस भी कंक्लूड कर सकता है. व्हेन
डिड द कंस्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड नेशनल एंथम? तो ये डेट है 24 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 हम लोग जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बोला जाता है उसको। उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है केम इनटू फोर्स, क्वेश्चन में भी आता है, वो भी हुआ था 26 जनवरी 1950 में। हु वाज द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? तो ये फर्स्ट स्टेट का नाम है राजस्थान। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द टाइम एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में भी ये रिपीट करता है ये वाला क्वेश्चन। राजस्थान पहला स्टेट था जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ही प्लानिंग कमीशन के बारे में बताया था और चेयरमैनशिप भी इन्हीं को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है द एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ। तो प्लेजर ऑफ गवर्नर के प्लेजर तक का चल सकता है, जब तक गवर्नर चाहेगा एडवोकेट जनरल अपना पोस्ट से नहीं हट सकता है। इनफैक्ट वो चाहे तो उसको हटा सकता है, लेकिन उसको प्रेसिडेंट से थोड़ा मीटिंग करना होगा। ये जो प्लेजर वाला वर्ड है ये हम लोग उसमें भी पढ़ते हैं कि पीएम को भी हटाया जा सकता है प्लेजर से, लेकिन उसका प्लेजर काम नहीं आता है। ठीक है, मीटिंग भी होना पड़ता है। प्लेजर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का एक वर्ड है जो यूज़ किया गया है, लेकिन उतना प्लेजर नहीं दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम स्टे एसेंशियल बिफोर अ पर्सन कैन अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप? 5 साल। 5 साल तक जब तक एक इंसान इंडिया में रहेगा उसके बाद ही वो अप्लाई कर सकता है इंडियन सिटीजनशिप के लिए। हम लोग सिटीजनशिप पढ़ते हैं कि उसका आर्टिकल जो है 5 से 11, आर्टिकल 5 से 11 जो होता है वो सिटीजनशिप के बारे में है। इसका ज़्यादा डिटेल अभी तक हुआ नहीं है, हो जाएगा और आगे इंशाल्लाह। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, द क्वालिफिकेशंस ऑफ अ कैंडिडेट फॉर अटर्नी जनरल। अब पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 में एडवोकेट जनरल पढ़ा था जो कि स्टेट में होते हैं। ये लोग जो है ना काफ़ी पावरफुल होते हैं। ये लोग कोई भी कोर्ट में जा सकते हैं विदाउट एनी नीड ऑफ परमिशन, कोई भी कोर्ट में आ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो। लेकिन ये जो एडवोकेट जनरल है इनका लिमिटेड है, मतलब ये हाई कोर्ट तक ही रहते हैं। ठीक है, तो अटर्नी जनरल जो होता है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर माना जाता है। तो इसलिए इसका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो ये क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट होना चाहिए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का। एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जो क्वालिफिकेशन होगा वही क्वालिफिकेशन होता है अटर्नी जनरल बनने में। तभी तो वो किसी भी कोर्ट में जाके अटेंड कर सकता है, लेकिन वो कोई वोट वगैरह नहीं देगा। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट हैज़ बिन टेकन फ्रॉम। इस तरह का क्वेश्चन बार बार आता है। कंकरेंट लिस्ट तो काफ़ी फेमस है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उस तरह से हम लोगों ने जिस तरह पहले पढ़ा लेंदीएस्ट अमेंडमेंट, तो ये अमेंडमेंट का कंसेप्ट साउथ अफ्रीका से लिया गया था। ऐसा एक बहुत बड़ा सा चार्ट होता है स्टार्टिंग में, उसको पूरा को याद कर लेना ही बेहतर रहेगा। डैश आर एसेंशियल फॉर लिबर्टी। लिबर्टी अगर आपको आज़ादी की तरह चाहिए, आज़ाद रहना, तो राइट्स तो आपको चाहिए ही चाहिए। अधिकार है ना, कानूनी अधिकार जो होता है राइट्स। अगर राइट्स नहीं होगा तो आप कैसे बोल सकते कि आप एक लिबरल जगह में रहते हैं और आपके पास लिबर्टी है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, जब तक कि राइट नहीं हो। ठीक है, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956? ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत ही आंध्र प्रदेश सबसे पहला स्टेट जो बना था लिंग्विस्टिक बेसिस में। अगर आप इसका डिटेल पढ़िएगा तो आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट विच वाज फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। लिंग्विस्टिक मतलब होता है लैंग्वेज स्पोकन बाय ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर पर्सन्स। उसकी वजह से आंध्र प्रदेश अलग हुआ था और ये पहला स्टेट हुआ था अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। यहाँ आउटकम पूछ रहा है, आउटकम क्या हुआ था? तो यहाँ पर इंडिया का कितना स्टेट उस वक्त बना था जब 1956 का ये एक्ट लागू हुआ था? तो उस समय 14 स्टेट्स था। ये आंसर इसका है 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, यही था आउटकम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन 16 में जाते हैं। हम लोग अपने आखिरी पड़ाव में पहुंच गए हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है।
In which year a non-statutory minority committee was established in India? तो ये माइनॉरिटी कमिटी इस्टेब्लिश हुआ था 1978 में, ठीक है। 1976 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट 1978 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसी 1978 में 44th अमेंडमेंट बिल पास हुआ था, जो कि थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है। राइट टू प्रॉपर्टी इसी एक्ट के तहत राइट से हटके, फंडामेंटल राइट से हटके वो लीगल राइट बन जाता है। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है, तो ये 1978 में ही हुआ था 44th अमेंडमेंट। 2 साल पहले 1976 इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उस दिन या उस साल 42nd अमेंडमेंट हुआ था, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोला जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल डिड द पार्लियामेंट लोअर द वोटिंग एज फ्रॉम 18 बन गया फ्रॉम 21। ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या बोला जाए। इसका जो आंसर है 61st अमेंडमेंट बिल, 61st अमेंडमेंट बिल जो कि 1989 में हुआ था, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का पूरा का, मैं इतना बोल देता हूँ, दम निचोड़ के मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो आता है बार बार, जिसमें जितने भी टाइप हम बताएं, राइट टू प्रॉपर्टी, इसका डेट, 44th अमेंडमेंट, इससे पहले वाले 42nd और ये 61st वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट करता है। 18 एज कब बना था, कौन से अमेंडमेंट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज़ द राइट ऑफ ऑडियंस इन, इसके बारे में मैं पहले भी बोल चुका हूँ। अब इसके बारे में एक क्वेश्चन बना के भी मैं दे दिया हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। कहीं भी वो ऑडियंस बन सकते हैं, मतलब इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ में, बट विद इन इंडिया, इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर जितने भी कोर्ट ऑफ लॉ हैं, चाहे वो पंचायत नीचे से ले या आप सुप्रीम कोर्ट पकड़ ले, कहीं भी जा सकते हैं। अटॉर्नी जनरल का ये राइट ऑफ ऑडियंस का ये ताकत है, ठीक है, पावर बोल सकते हैं। हु वाज द डेप्यूटी पीएम एट द टाइम ऑफ प्रोविंशियल पार्लियामेंट? तो ये उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका भी स्टैचू सबसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो भी इन्हीं के मतलब ऑनर में बनाया गया है, जो कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट स्टैचू है। नर्मदा रिवर के करीब सिचुएटेड है, गुजरात में है। अच्छा, द स्वर्ण सिंह कमेटी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, रिपीट होता है। ये स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंड करता है इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, इंक्लूड करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, ठीक है। तो आज का हमारे ये सेशन तो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो मैं एक छोटा सा शॉर्ट नोट बनाऊंगा, उसमें मैं सोच रहा हूँ फुल फॉर्म। ये फुल फॉर्म का लोचा काफ़ी होता है, मैक्सिमम टाइम ये फुल फॉर्म्स पूछा जाता है। जैसे कि पीडीएफ, जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ उसका भी तो फुल फॉर्म होता है। तो वो क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये मुझे याद है, कितने लोगों को नहीं याद होगा। तो उसका एक शॉर्ट वीडियो बना के मैं आप लोगों के साथ जितना इम्पोर्टेंट, जितना, चाहे वो इकोनॉमिक्स के पोर्शन में हो, चाहे वो पॉलिटी के पोर्शन में हो, चाहे वो कंप्यूटर के पोर्शन में हो, जितना भी फुल फॉर्म है मैं पूरा उसको 20 मिनट के एक वीडियो में करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजी क्लासेस। कीप अप द सपोर्ट। टेक केयर।